बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग पॉइंट जीके में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बीए सेकेंड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के प्रथम प्रश्न पत्र से। अगला टॉपिक है नौकरशाही या लोक सेवाएं। तो देखिए दोस्तों, हम इसको पढ़ेंगे नौकरशाही या लोक सेवाएं। तो ये क्या है, इनका परिचय पढ़ेंगे, क्या इनका काम है और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्थापना 1855 में हुई। और मैं आपको बता दूं, इसके साथ साथ आपको भारत का जो लोक सेवा आयोग है यूपीएससी, वो भी याद हो जाएगा, क्योंकि वो भी अंग्रेजों द्वारा ही गठित किया गया है। तो इसमें देखिए, स्थापना 1855 में। प्रतियोगी परीक्षाओं का जो आयोजन है वो इसमें किया गया 1858 में किया गया। ये 1870 आपको काटना है, 1858 में पहली बार ये प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया गया। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, लोक सेवाओं का जो वर्गीकरण है यानी विभाजन है वो कौन कौन सी है। हालांकि इसमें क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन आपको पढ़ना है। जैसे भारत में आईएएस, आईएफएस, आईपीएस है। इसी तरह इसका वर्गीकरण देखिए, प्रशासनिक वर्ग, अधिशासी वर्ग, विशिष्ट वर्ग, लिपिक वर्ग, लेखन सहायक वर्ग, संदेश वाहक व निम्न वर्ग। तो ये भी आपको देखने हैं। इसमें आपको ये पता लग जाएगा कि ये वर्ग जो हैं वो किसके हैं, लोक सेवाओं के वर्गीकरण हैं। अब इसके बाद देखिए, ये लोक सेवाओं के संबंध में कुछ सामान्य जो बातें हैं कि यार लोक सेवा जो है वो लोक सेवा आयोग क्या क्या करवाता। देखिए, भर्ती पद्धति, इसकी एक प्रक्रिया भर्ती पद्धति, और उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे देखो, पहली बात इसमें देखिए, सरकारी पदों पर नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की योग्यता प्रमाणित करता है, ये लोक सेवा आयोग करता है। इसके बाद नियुक्ति एवं योग्यता संबंधी नियमों का निर्धारण करना है, ये भी इसी का कार्य है। इसके बाद नियुक्तियों एवं पद वर्दियों की सूचना लंदन गजट में, चूँकि हम ब्रिटेन के लिहाज से पढ़ रहे हैं तो लंदन गजट ही आएगा यहाँ। तो इसमें प्रकाशित करना कि कौन सी नियुक्तियाँ हैं, पद में वर्दी की गई है, ये सब सूचनाएं लंदन गजट में प्रकाशित होती है। तो पहला काम तो क्या है, भर्ती पद्धति। इसके बाद है प्रशिक्षण। अब देखो, जो लोक सेवक हैं जिनका चयन किया गया है उनको प्रशिक्षण देना कि किस तरह से कार्य करना है, कैसे करना है और कौन कौन सी परिस्थितियाँ आ सकती हैं, वो उनको अनुभव दिलाने का जो काम वो प्रशिक्षण है। तो प्रशिक्षण देना भी ये एक प्रमुख कार्य है। इसके बाद अगला है पदोन्नति। तो पदोन्नति में देखिए क्या है कि पदोन्नति में आपको याद रखना है कि जैसे जैसे उनका अनुभव बढ़ता है, अनुभव के आधार पर उसको और ऊंची पोस्ट दे दी जाती है अनुभव के आधार पर। तो वो पदोन्नति यानी पद में उन्नति करना या बढ़ोतरी करना, तो ये कार्य। इसके बाद में है इसमें कि पदावधि। तो देखिए दोस्तों, पदावधि जो है वो आपको देखना है कि पद की अवधि ये अलग अलग देशों में अलग अलग होता है। जैसे यहाँ 60 से 65 वर्ष, 60, 61, 62, 63 यानी 65 वर्ष के बीच इनकी अवधि है कार्मिकों की। तो ये आपको याद करना है। तो अलग अलग देशों में ये अलग हो सकता है। तो ये इनके क्या हुए, कार्य हुए, आपको याद होना चाहिए। इसमें आगे हम पढ़ेंगे। देखिए, इसके बाद जो लोक सेवाओं के कार्य एवं उनका महत्व है, ये हम पढ़ेंगे। तो महत्व में देखिए कि कार्य क्या है लोक सेवाओं के। तो पहला है नीति निर्धारण में मंत्रियों की सहायता देना। देखिए कि जो नीति निर्धारण की जाती है, मंत्री जो होते हैं, जैसे भारत सरकार के जो मंत्री हैं, आप एक बात देखिए, ये हैं सरकारी पद जो परीक्षाओं के माध्यम से और जो चयन किया जाता है, जो नियुक्ति दी जाती है, वो सरकारी पद हैं। और जो चुनाव के माध्यम से जीत करके आते हैं वो कोई भी जो प्रधानमंत्री हो, सरपंच हो, मंत्री हो, सारे के सारे ये जो राजनीतिक पद हैं। तो उन राजनीतिक जो मंत्री हैं, उन मंत्रियों को नीति निर्धारण करने में सहायता कौन देते हैं, ये लोक सेवक ही देते हैं। तो पहला काम हो गया। मंत्रियों द्वारा निर्धारित नीतियों को लागू करना, यानी मंत्री जो है वो कर दिया कि ऐसे ऐसे करना है, ये काम करना है, बस ये कर दिया। अब कैसे करना है, क्या उसके प्रारूप, ये सब जो है वो लोक सेवक ही तय करते हैं। तो नीतियों को लागू कौन करते हैं, लोक सेवक करते हैं। भाई जो काम प्रधानमंत्री थोड़ी करता है, जैसे तो प्रधानमंत्री की बजाय वो अपने सेवकों, अपने जो कार्मिक है उनसे वो काम करवाते हैं। तो मंत्रियों द्वारा जो निर्धारित नीति उसको लागू करना काम हो गया। इसके बाद मंत्रियों को परामर्श। अब मंत्री जो होते हैं वो एक प्रकार से देखो आप, इसमें ये तो जो लोक सेवक है तो पढ़े लिखे होते हैं, अनुभवी भी होते हैं, जबकि मंत्री हैं वो केवल चुनाव जीत के आते हैं। वो जरूरी नहीं वो सब विषयों का उसको जानकारी हो। तो मंत्रियों को जो परामर्श देते हैं कैसे करना चाहिए, क्या करना है, वो सब लोक सेवक देते हैं।
विधि निर्माण संबंधी जो कार्य है, विधि निर्माण यानी कानून के भी जो कानून काम हैं उनसे संबंधित जो कार्य वो लोक सेवक करते हैं, और महत्व भी उनका इसलिए ये सब काम करते हैं, महत्व बढ़ गए। वित्त संबंधी कार्य है ये भी लोक सेवक करते हैं, यानी वित्त संबंधी हर व्यक्ति को पता नहीं होता, लेकिन जो इससे संबंधित है, जो वित्त से संबंधित पढ़ करके आया है, वो नौकरी लगा है अच्छे से, तो उसको सब जानकारी होती है, तो वो वित्त संबंधी कार्य भी संपन्न यही करते हैं। अब इसके बाद देखिए अगला है कि लोक सेवाओं के विशेष लक्षण और राजनीतिक कार्यपालिका से उनका भेद, ये हम देखेंगे कि विशेष लक्षण क्या है और कार्यपालिका जो राजनीतिक कार्यपालिका से उनका भेद क्या है वो देखेंगे हम। तो इसमें देखिए पहला है मंत्री अविशेषज्ञ होते हैं। देखो बहुत अच्छी बात बताइए, मंत्री जो है अविशेषज्ञ यानी उस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती मंत्रियों को, जबकि जो लोक सेवक होते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, वो संबंधित विषय का पूरा पूरा नॉलेज रखते हैं, इसलिए वो क्या हो गए, विशेषज्ञ हो गए। तो ये एक प्रकार से उनका अंतर हो गया ये दोनों में। अगला है लोक सेवा की राजनीतिक तटस्थता। अब वो ही काम यदि मंत्री करे तो मंत्रियों पर यह आरोप लगना एक स्वाभाविक है कि वो अमुक पार्टी से संबंध रखता है, जबकि लोक सेवक जो है वो राजनीतिक रूप से तटस्थ रहते हैं, यानी उनका लंबा कार्यकाल होता है और वो किसी पार्टी से नहीं होते, जबकि मंत्री कोई न कोई पार्टी से जरूर होता है। तो लोक सेवक राजनीतिक रूप से तटस्थ यानी किनारे होते हैं, यानी अलग होते हैं, दूर होते हैं, ये याद रखिए तटस्थता। अगला है लोक सेवकों का स्थायित्व है। अब जो लोक सेवक हैं वो स्थायी होते हैं, यानी इनका जो कार्यकाल होता है वो एक निश्चित अवधि के बाद समाप्त होता है, जबकि जो मंत्री होते हैं, जो राजनीतिक व्यक्ति होते हैं, उनका हर 5 साल या जो भी कार्यकाल, जैसे राज्यसभा के सदस्यों का 6 साल कार्यकाल है, तो इसी तरह से ब्रिटेन के लिहाज से हम पढ़ रहे हैं तो उसमें भी यही सिस्टम है। तो उसमें क्या है कि वो स्थायी नहीं होता, वो हर 5 साल के बाद में बदलता रहता है, जबकि लोक सेवक जो उनको कोई नहीं हटा सकता। तो इस तरह से इनका कार्यकाल, इनका जो है वो स्थायित्व होता है। लोक सेवक का अनुत्तरदायित्व, ये भी देखिए, यानी क्या होता है कि लोक सेवक इसलिए भी अच्छे काम कर सके क्योंकि वो अनुत्तरदायित्व। देखिए जब कोई त्रुटि होती है, आदमी को, हर व्यक्ति को एक डर लगता है कि कहीं त्रुटि नहीं हो जाए, गलती नहीं हो जाए। अगर आप देखिए लोक सेवक होते हैं वो काम करते हैं क्योंकि उनको ये डर नहीं होता, क्योंकि उत्तरदायी नहीं होते। जैसे मान लीजिए कि रेल दुर्घटना होती है तो रेल के जो ड्राइवर होता है उसको कभी दोष नहीं दिया जाता है, सीधा रेल मंत्री से इस्तीफा मांगा जाता है, क्योंकि रेल मंत्रालय उसके अधीन आता है। तो हमेशा उत्तरदायित्व के जो होते हैं भावना वो किस में होती है, मंत्रियों में होती है, यानी वो दोषी माने जाते हैं। आज देश के साथ कुछ भी हो गया मान लीजिए तो प्रधानमंत्री मोदी को दोषी माना जाता है। तो इस तरह से लोक सेवक जो अनुत्तरदायी होते हैं और वो अपने काम को ये देखे बिना कि भाई इसका क्या परिणाम होगा, वो अपना काम करते हैं, भले कई बार परिणाम उसके विपरीत भी हो जाते हैं। तो इस तरह से लोक सेवक अनुत्तरदायित्व है, तो ये भी, जबकि वो उत्तरदायी, तो दोनों में अंतर हो गया। इसमें स्थायित्व है लोक सेवकों का, उसमें अस्थायी होते हैं वो। तो ये अंतर हो गए दोस्तों प्यारे बच्चों, और ये आपके निश्चित रूप से परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसे आप एक बार किताब पढ़ोगे ये चीज़ें आपको ध्यान में हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।